वेलकम टू एएसके क्लासेस। जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो अब आपके सामने है। आप लोग का लगातार यही कमेंट आ रहा था कि प्लीज़ सर क्लास 11th के भूगोल विषय की तैयारी कराइए ताकि हम भूगोल में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो देखो, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। फाइनली वीडियो आ चुका है। सारे क्वेश्चंस को विथ सोल्यूशन बताने वाला हूँ। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक सब कुछ डिस्कस करूंगा और अथवा सहित। वीडियो में एंड तक बने रहना, सारी चीज़ों को आसान भाषा में समझना। इवन इस वीडियो में हम भारत का नक्शा फिल करके बताएंगे और ये भी बताएंगे कि भारत का नक्शा कैसे भरते हैं। मतलब A to Z जो जो आपके पेपर में आएगा सब कुछ यहाँ पर कवर कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भूगोल में किस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। अगर इसके पीडीएफ को आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए जाकर के इसके पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखो, अगर मैं भूगोल के प्रश्न पत्र की बात करूं तो 80 नंबर का आप सबका पेपर देखने को मिलेगा एंड समय वही पुराने 3 घंटे। यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होना है। हम सीधे जंप करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है। इनमें से कौन सा भौतिक स्वरूप नहीं है, मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा कौन सा चीज जिसे प्रकृति द्वारा नहीं बनाया गया है। आप सबको पता होगा कि नगर को प्रकृति ने नहीं बनाया बल्कि इंसान ने बनाया है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि बिग बैंग की घटना। अच्छा, बिग बैंग की घटना कहाँ घटती है? अंतरिक्ष में घटती है। तो कह रहा है कि जो बिग बैंग की घटना है कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये आपका हुआ था 13.7 वर्ष पूर्व की घटना है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3। सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं तो कहां पर आते हैं? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, जैव मंडल में। तो जितने भी प्राकृतिक भूकंप हैं वो सब कुछ आते हैं स्थल मंडल में, अर्थात ऑप्शन नंबर आ इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा चौथा नंबर कहता है निम्नलिखित में से महाद्वीपों के अलग होने का कारण क्या है ना? महाद्वीप अलग क्यों हुए हैं? तो क्या ज्वालामुखी के फूटने से, या फिर विवर्तन के क्रिया के कारण, या फिर चट्टानों के बलन और भ्रंश से, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर लिखेंगे विवर्तन के क्रिया कारण सभी महाद्वीप अलग हुए हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के फूटने से पर्वत का निर्माण होता है, चट्टान के बलन एवं अपभ्रंश से पर्वत और पठार बनता है, और मिट्टी मिट्टी का जो रंग होता है ना यही डिफाइन करता है। और ज्वालामुखी जब जब निकलती है जहां पर वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना। रीजन है यार काली मिट्टी पाने का। सपोज करो ज्वालामुखी पर्वत है, यहाँ से ज्वालामुखी निकला, ज्वालामुखी गर्म लावा होता है, बाहर आके ठंडा हुआ, और ठंडा होकर के डेफिनेटली काला ही तो होगा ना। जब कोयला तुम जलाते हो तो कोयला का रंग काला ही तो होता है ना, इसलिए काली मिट्टी का निर्माण होता है। पांचवा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से अपक्षय का प्रकार नहीं है। अपक्षय और अपर्दन की बात कर रहा है। तो रासायनिक, भौतिक या यांत्रिकी या जैविक, ये सभी अपक्षय के प्रकार हैं। रासायनिक तरीके से अपक्षय हो सकता है, जैविक तरीके से, भौतिक या यांत्रिकी तरीके से, लेकिन सेल मलबा ये कोई अपक्षय का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर ये गुजरती है? तो हमारे हिंदुस्तान के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। आप बोलोगे सर राज्य का नाम बता दीजिए। ठीक है, जरा सुनिएगा। सबसे पहले आता है आपका गुजरात, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है आपका मध्य प्रदेश, फिर आता है आपका छत्तीसगढ़। इसके बाद हम आएंगे सीधे आपके झारखंड में। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है पृथ्वी पर हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थ के पृथक होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अगर पृथ्वी पर कोई चीज हल्का है और भारी है, अलग हो रहा है, तो इसे कहेंगे विभेदन। ठीक, यहाँ पर विभेदन लिखना है। दूसरा नंबर कह रहा है कि दक्कन के पठार का निर्माण कैसे हुआ है? तो दक्कन का ट्रैप जो है ना वो ज्वालामुखी के निकलने से हुआ है। ठीक है, तो ज्वालामुखी के लावा से ऐसा लिख सकते हो। टेंशन मत लो, मैं इन सब का आंसर भी दिखाऊंगा। ये आंसर अवेलेबल है, लेकिन उसके पहले एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा तीसरा नंबर कहता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसे वेगनर ने दिया था, इन्होंने कब प्रस्तुत किया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में वेगनर महोदय द्वारा दिया गया था। और उन्होंने बताया था कि एक बड़ा सा सागर था, उसके बीच में एक महाद्वीप टाइप से था। ठीक है, बड़ा सा सागर को पैंथालासा कहते हैं, और इस महाद्वीप को पेंजियन कहते हैं। पेंजियन आने वाले समय में 2 भागों में टूटा, जिसे ऊपर को कहते हैं अंगारा लैंड, नीचे कहते हैं गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का 3 भाग हुआ था जिससे 3 महाद्वीप बना था, उत्तर अमेरिका, यूरोप और आपका एशिया महाद्वीप।
और जो गोंडवाना लैंड है वो 4 भागों में टूटा था, जिसमें दक्षिण अमेरिका और आपका अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप बना था। ठीक है, पढ़े होगे, थोड़ा थोड़ा याद होगा। जो तुम्हें याद है मैं थोड़ी उसे याद और दिलाता हूँ, थोड़ी तुम्हारे नॉलेज में और थोड़ी नॉलेज डाल देता हूँ ताकि तुम एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सको। चौथा नंबर कहता है कि सर्क का निर्माण किस अपर्दन के कारक के द्वारा होता है? तो हिमनद के द्वारा, मतलब बर्फ के द्वारा सर्क का निर्माण होता है। पांचवा नंबर कह रहा है कि भारत देश का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो देखो, भारत देश का क्षेत्रफल तो 32,87,263 है, और इसे तुम अभी रट लो, बात मानो, हर बार एग्जाम में पूछता है, हर बार एग्जाम में पूछता है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, मतलब 12th की बात कर रहा हूँ। छठवां नंबर कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत किस प्लेट का हिस्सा है? तो जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आपको पता है बहुत पहले, करोड़ों वर्ष पहले जो हमारा भारत देश था वो जा करके अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे खिसकते 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 प्लेट विवर्तन क्रिया कारण ये जा करके एशिया महाद्वीप में टच हो गया है। ऐसा कहानी है भाई। हमारा तीसरा नंबर कह रहा है सत्य सत्य बताओ। पहला नंबर कह रहा है कि हिमालय प्राचीन बलित पर्वत है। नहीं, गलत बोल रहा है, प्राचीन बलित नहीं है बल्कि नवीन बलित पर्वत है, और लगातार आज भी हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ती आ रही है। तुमको पता है पहले इसकी ऊंचाई होती थी 8,848 मीटर, ठीक है, लेकिन वर्तमान में पता है कितना है? 8,848.15 मीटर, मतलब इतने की ग्रोथ हुई है, और ये आज भी बढ़ रहा है। भगवान जाने कितना बढ़ेगा, लेकिन लगातार इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ये मैं माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा हूँ, एंड माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत पर ही स्थित है। चलो आगे, कर्क रेखा मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही बात है। ये देखो यहाँ पर मैंने एमपी लिखा है, बिल्कुल गुजरती है। नेक्स्ट कह रहा है कि भूगोल विषय में केवल पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। नहीं, केवल पृथ्वी का नहीं होता, हमारे भूगोल में जितने भी चीज तुम्हारे आसपास है सबका वर्णन होता है, चाहे पानी हो, मतलब जलाशय हो, पृथ्वी हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, इवन ब्रह्मांड हो या फिर खगोलीय पिंड हो, इन सबका वर्णन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। हमारा चौथा नंबर कहता है ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने दिया था। भाई इनका नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, लेकिन तुमको पता है सबसे पहले इसका एडविन हब्बल ने नहीं दिया था, सॉरी दिया था, तो बिल्कुल यहाँ पर सत्य कर देना है। नेक्स्ट कहता है कि पृथ्वी का कोड हमेशा तरल अवस्था में पाया जाता है। बिल्कुल गलत है, नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट कहता है आर्कटिक एक लघु प्लेट है। बिल्कुल गलत बात है, आर्कटिक लघु प्लेट नहीं है भाई, बहुत बड़ा प्लेट है, बहुत बड़ा प्लेट है, वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इतना बड़ा प्लेट है, लघु प्लेट कैसे हो सकता है? नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी को मिलाइए। आइए फटाफट देखते हैं। पहला नंबर कहता है ज्वालामुखी विस्फोट। तो ज्वालामुखी विस्फोट कैसे आते हैं? यहाँ पर अभी स्किप करते हैं, ठीक है। एल तरंगे लिखा है, तो एल तरंगे का, एक सेकंड यार, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है ना। चलो आगे देखते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य तो राजस्थान से मैच हो जाएगा। मानक एवं उत्तर रेखा 82 डिग्री 3 से गुजरती है, और कोरोमंडल तट ये पूर्वी तट में है। ठीक, ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है वो ज्वालामुखी निकलता है एल तरंगे से, एंड एल तरंग महासागरीय तरंग। यहाँ पर कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है यार, कुछ गड़बड़ है, देखो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, यहाँ पर दो में कुछ गड़बड़ी है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या गड़बड़ी है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है ना वो पृथ्वी के अंदर से होता है, और यल तरंगे तो भूकंप का काम आता है। और अपन महासागरीय तरंगे लगाएंगे तो महासागर से ज्वालामुखी थोड़ी ना निकलता है, यहाँ से तो तूफान आती है, आंधी आती है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये सही मैच नहीं हो रहा, तो इसको मैं एक बार क्रॉस चेक करवाऊंगा अपने टीम से, एंड जो पीडीएफ दूंगा उसमें बिल्कुल 100% एक्यूरेट मिल जाएगा, डोंट वरी। चलो भाई, पांचवा नंबर कहता है कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दो। पहला नंबर कहता है भूगोल के अध्ययन के कितने उपागम हैं? तो भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम हैं। या तो हम भूगोल को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, या तो पढ़ते हैं प्रादेशिक तरीके से। नेक्स्ट दूसरा नंबर कहता है कि पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल किन गैसों की अधिकता कण बना है? तो ये बना है हाइड्रोजन और हीलियम से। नेक्स्ट कहता है कि सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला जीव कौन सा था? तो यहाँ पर आपको लिखना है बैक्टीरिया या आर्की, ये सबसे पहले आया था, इवन हम मनुष्य से भी पहले आया था। पैंथालासा का अर्थ क्या होता है? सिंपल सा, सागर। मैंने बताया था ना पैंजियन और पैंथालासा, भाई याद रखो सारे कॉन्सेप्ट को, यही सब काम आएगा। चेरापूंजी किस पठार में स्थित है? तो देखो हिमालय की 3 पर्वत है, ठीक, एक का नाम है गारो, खासी और जैंतिया। ये खासी में स्थित है तुम्हारा चेरापूंजी, और यहीं पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में होती है, यही। अच्छा कहाँ पर है वैसे? तो ये तुम्हारे मेघालय में है, मेघालय के शिलोंग में है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, मैंने पहाड़ी बता दी, यहाँ पर पठारी तो पूछा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? गारो, खासी, खासी हो जाएगा। ठीक, ये देखो खासी बस यहीं पर स्थित है भाई।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है कि भूगोल के अध्ययन के कितने उपागम है? तो 2 उपागम है, पहला क्रमबद्ध है और दूसरा है प्रादेशिक। नेक्स्ट कहता है अथवा में जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो जीपीएस मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आई थिंक आंसर होगा तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी डोंट वरी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ये 2 उपागम के बारे में लिखा है एंड जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यहाँ पर मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर कहता है भूकंप के केंद्र और उपकेंद्र में क्या अंतर है? यहीं पर अथवा कहता है कि पृथ्वी के बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड में क्या अंतर है? ठीक है, तो ये रहा केंद्र क्या होता है और उपकेंद्र क्या होता है, एंड ये रहा आपके सामने बाह्य क्रोड एंड आंतरिक क्रोड। 8वां नंबर कहता है महाद्वीपों के प्रवाह के लिए बेनेगर ने किन बातों पर बल दिया, उसका उल्लेख करना है। तो देखो, महाद्वीप के सिद्धांत बेनेगर द्वारा दिया गया सिद्धांत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बेनेगर ने कहा था कि एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसका नाम पैंथालासा है और उसके ऊपर एक चट्टान है या फिर एक द्वीप है जिसका नाम पेंजियन है। पेंजियन कई सारे भागों में डिवाइड हुआ, सबसे पहले बीचों बीच टूटा, तो ऊपर को कहते थे अंगारा लैंड, दूसरे को कहते हैं गोंडवाना लैंड, फिर से अंगारा लैंड 3 भागों में टूटा और गोंडवाना लैंड 4 भागों में टूटा, ऐसा बताते हैं बेनेगर ने। अब बेनेगर कहते हैं कि देखो क्या हुआ कि कुछ समय बाद धीरे धीरे ये जो भाग टूटा था ना, ये अलग होते गया, है ना, अलग होते गया। पृथ्वी के अंदर प्लेटों में हलचल हुई, उस कारण कुछ दूर होते गए, कुछ पास होते गए, और इस प्रकार से हमारे महाद्वीप का निर्माण हुआ है, ऐसा बेनेगर महोदय का कहना था। आगे हमारा अथवा में कहता है कि प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार प्लेटों के मुख्य प्रकार कौन से हैं? मतलब प्लेट कितने प्रकार के हैं? तो देखो यार, जितने महाद्वीप उतने प्लेट। तो जैसे आपका अमेरिका महाद्वीप है एक, तो अमेरिकन प्लेट हो गया। ठीक, दूसरा आपका यूरोप महाद्वीप है तो यूरेशियाई प्लेट है, क्योंकि यूरोप और एशिया जुड़ा हुआ है। अगर तुम हिंदुस्तान का मैप देखोगे तो यूरोप और एशिया ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसे कहते हैं यूरेशियाई प्लेट। तो इस प्रकार से कई सारी प्लेटें हैं, बाकी इन सब का आंसर मैं दिखा देता हूँ, बाकायदे आंसर लेकर के आया हूँ। ठीक है, एंड ये डिफरेंस रहा, ये विनेगर के बल। ठीक है, विनेगर के ऊपर देख लो, ये पूरा आंसर लिखा गया है, बाकी मैं समझा दिया हूँ। एंड ये रहा प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट एंड महासागरीय प्लेट भी होती हैं। ठीक, मतलब जितने सारे महासागर उतनी प्लेट हैं, इस प्रकार से इनका कहना था प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का। चलो आगे 9वां नंबर कहता है कि नदी के निक्षेपण से बनने वाली कोई 2 स्थलाकृति बताओ। अब निक्षेपण क्या होता है? देखो, नदी जहाँ से निकलती है ना, तो तुमको ये तो पता हो कि नदी, सारी नदियाँ पर्वत से निकलती हैं। तो जितनी भी नदियाँ पर्वत पहाड़ से निकलती हैं ना, तो पर्वत पहाड़ से निकलने के बाद वो जब मैदान में प्रवेश करती हैं तो किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करती है? तो देखे होगे, नदी ऐसे ऐसे चलती है सांप के जैसे, तो इसे विसर्प कहते हैं। ठीक है, अगर सांप के जैसे नदी चल रही है और ये तट, अगर सपोज करो कि इधर पानी पुराना भरा हुआ है और नई नदी यहाँ से बहने लगी, तो यहाँ पर जो बचे आएगा तट जहाँ पर पानी भर रहेगा उसे कहेंगे गोखुर झील। ठीक, तो इस प्रकार से नदी कई प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करती है। आंसर दिखा देता हूँ, ये देखो। ठीक, यहाँ पर क्या बहुत सारे लिखे गए हैं, जैसे डेल्टा बनता है। अब डेल्टा कहाँ भी बनता है? देखो, जब पहाड़ से नदी निकली और समुद्र में जब गिरती है ना, तो बड़े बड़े गड्ढे का निर्माण करती है। अब भाई स्वाभाविक बात है यार, ऊपर चट्टाने हैं, नीचे समुद्र है, यहाँ से नदी ऐसे गिरेगी तो बड़े बड़े गड्ढे बनाएगी ना, उसी को डेल्टा कहती हैं। ठीक, और जब गड्ढे नहीं बनाती तो उसे एस्चुरी कहती हैं। तो ये लो, इस प्रकार से तुम्हें लिख देना है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट कहता है यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है? यू आकार मतलब इस प्रकार की घाटी की बात कर रहा है। तो ये ना पवन द्वारा होता है। क्या होता है? जब हवा आती है, हवा यहाँ घूमता हुआ और बाहर निकलती है तो गड्ढे करती है, इसे कहते हैं यू आकार की घाटी। ठीक, तो इस प्रकार से ये तुम्हें लिखना है। अच्छा, इसका निर्माण हिम ग्लेशियर में भी होता है। पवन द्वारा तो होता है, साथ साथ हिम ग्लेशियर में भी इसका निर्माण होता है। क्या होता है? बीच का बर्फ पिघल गया, पिघल के बाहर निकल गया, जो कच्चे बर्फ होते हैं, कमजोर बर्फ होते हैं, पुराने नए नवीन बर्फ होते हैं, तो इस प्रकार से यू आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। कहता है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? भाई अक्षांश क्या होता है? ठीक है, देखो, ये पड़ी पड़ी रेखा को हम अक्षांश कहते हैं और एक खड़ी रेखा को देशांतर कहते हैं। तो कह रहा है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा हिंदुस्तान कितना है, और ऊपर से लेकर के और यहाँ तक कितना है। तो देखो यार, अगर मैं आपके तमिलनाडु की बात करूँ तो यहाँ पर है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, फिर ऊपर जाएंगे तो ये जाता है 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक, इस प्रकार से ही हुआ। नेक्स्ट आपका यहाँ से होता है 68 डिग्री 7 मिनट से, और ये होता है आपके 68 87, तो 97 डिग्री, और ये आपका हो जाता है 5 और 2 मिनट, सॉरी 2 5 52 मिनट, सॉरी 25 मिनट। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? 4 राज्य का नाम लिखो। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में कर्क रेखा बीचों बीच होकर गुजरती है। तो सबसे पहले इधर जो राज्य है इसका नाम है गुजरात, इसके बाद इधर जो है राजस्थान, इधर जो है मध्य प्रदेश, ये है हमारा
छत्तीसगढ़, है ना। तो हमारा तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं। ये छत्तीसगढ़, इधर आते हैं तो हाँ ये रहा हमारा झारखंड, ये रहा वेस्ट बंगाल, आगे बढ़ते हैं तो ये रहा त्रिपुरा और ये रहा मिजोरम। इस प्रकार से 8 राज्यों से गुजरती है। 8 का नाम बता दिया हूँ। अच्छा आंसर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आंसर भी तुम्हारे पास होना बहुत जरूरी है। ये देख लो, इसका विस्तार देख लो, एंड ये रहा सभी राज्यों का नाम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पूर्वी घाट की 2 विशेषताएं। अब पूर्वी घाट क्या होता है सर, तो देखो ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान में इधर जो घाट है इसे कहते हैं पूर्वी घाट, और यहाँ समुद्र है ना बंगाल की खाड़ी, यहाँ है अरब सागर, ठीक ध्यान रखना, इसे कहते हैं पूर्वी घाट। तो उसी की विशेषताएं पूछा है। और अथवा कहता है कि बांगर से क्या है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, बस इतना लिखना था। ये रहा पूर्वी घाट, टेक स्क्रीनशॉट, एंड ये रहा आपके सामने बांगर, आप इसका भी फोटो खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है 12 नंबर कि भौतिक भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं का नाम लिखना है। और अथवा कहता है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण भारत के दौरान भारतीय स्थलाखंड की स्थिति क्या थी, ये चीज पूछा गया है। ये रहा है आपके सामने, इसका भी फोटो खींच लो, एंड ये रहा है आपके सामने, ठीक है। फटाफट फोटो खींच लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत के वर्णन करना है। और अथवा कहता है कि पृथ्वी पर वायुमंडल व जलमंडल के विकास किस प्रकार से हुआ है, समझाइए। तो ये रहा आपके सामने बिग बैंग का सिद्धांत, ठीक। इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए, एंड ये रहा नेक्स्ट दूसरा नंबर, इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट, ठीक। इसका भी फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर कहता है कि विनेगर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रमुख बल का वर्णन करो। और अथवा में कह रहा है कि भारतीय प्लेट के संचलन की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। संचलन मतलब जो चलती है ना, इधर उधर खिसकती है, इसके बारे में बात कर रहा है। ये रहा अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। फोटो खींच लो, एंड ये आपको लिखना है दोनों पॉइंट। नेक्स्ट आपका अथवा वाला, भारतीय प्लेट एक विशाल भू टेक्टोनिक प्लेट है जो लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है, ठीक। एंड आगे चल करके इन फ्यूचर ये जा करके आपके एशिया महाद्वीप से टकरा जाएगी। नेक्स्ट कहता है अंतरजात बल और बहिर्जात बल में 3 अंतर बताना है। और अथवा में कहता है कि मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन कीजिए। आइए दिखाते हैं अंतरजात बल और बहिर्जात बल। तो ये रहा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अंतरजात और बहिर्जात, ये रहा उत्पत्ति का स्थान, ऊर्जा का स्रोत और मुख्य कार्य, ये आपको लिखना है, ठीक। अथवा में देख लेते हैं मृदा का निर्माण तो जलवायु द्वारा होता है, ठीक है। जीव जंतु द्वारा होता है, ठीक है। मूल सामग्री द्वारा होता है, स्थलाकृतियां द्वारा होता है, और समय, इतना आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। यहीं पर अथवा कह रहा है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति प्राप्त है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये रहा है आपके सामने उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा एंड लास्ट पॉइंट। एंड अथवा वाला देख लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, चलो भाई कंप्लीट। नेक्स्ट कहता है हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषता बताइए। सबसे पहले बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है हिमालय पर्वत से, जड़ी बूटियां मिलती हैं हमें हिमालय पर्वत से, बहुत सारे फायदा हैं, ठीक। एंड तुमको पता है बारिश कराती है हिमालय पर्वत, तो देख लो भाई सब बातें लिखी गई है, वनस्पति वगैरह सब पढ़ लेना, मैं समझा दिया आसान भाषा में। आगे नेक्स्ट प्रायद्वीपीय पठार का महत्व बताओ, ठीक है। खनिज का भंडार है भाई, देख लो छोटा नागपुर, भयंकर कोयला और लोहा और अभ्रक मिलता है, लेकिन ज़्यादातर कोयला और लोहा मिलता है ना। यहाँ की मिट्टी लाल लाल है भाई लोहा के कारण। कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता बहुत बनाए रखता है हमारे हिंदुस्तान की, और मानसून में काफ़ी फायदेमंद होता है। नेक्स्ट कहता है 18 नंबर, पी तरंग तथा यस तरंग में कोई 4 अंतर बताना है। यहीं पर अथवा कहता है भूकंप के 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं पी तरंगे और यस तरंगे। अच्छा तुमको पता है पी तरंगे, यस तरंगे, यल तरंगे क्या होती है। यल तरंगे सबसे विनाशकारी होती है भाई, ध्यान सुन लो, ठीक है। पी तरंग को अंधर्द कहते हैं और एस को अनप्रस्थ कहते हैं, ठीक। वहाँ की ये लिखा है, फोटो खींच लीजिए। नेक्स्ट अथवा वाला ये रहा है आपके सामने, भूकंप के प्रकार, तो इसका भी फोटो खींच लो। नेक्स्ट कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करो। आंतरिक संरचना बनाना है पृथ्वी का। और अथवा में कहता है कि दक्कन के पठार की उत्पत्ति का वर्णन करो। तो आइए देखते हैं आंतरिक संरचना, ठीक। ये रहा भाई साहब पृथ्वी का आंतरिक संरचना, देख लो पृथ्वी के अंदर इतना गरम गरम गोला है, इतना गर्म है, सच में इतना गर्म है, तभी तो लावा निकलता है अंदर से, है ना। और हम लोग जाएंगे सोचो पिघल के मर जाएंगे, इतना गर्म है, जा ही नहीं सकते। और इधर से अगर होल करोगे ना तुम पृथ्वी में, तो इधर निकलोगे, पता है तुमको, इधर निकलोगे लेकिन नीचे नहीं गिरोगे। देखो केंद्र क्या है, अट्रैक्ट करता है क्या, गजब का कॉन्सेप्ट है, समझना बात को। सपोज करो कि तुम, चलो मान लो गर्म है, तुम नहीं भी जले, ठीक है, ठंडा हो गया पूरा पृथ्वी, ठीक। ठंडी होने के बाद क्या करोगे, जैसे तुम यहाँ से होल करना स्टार्ट करोगे, ठीक, तो सीधे जाके नीचे नीचे गिरोगे,
लेकिन नीचे तुम गिरोगे नहीं, भुचकोगे नहीं। ये आएगा, यहाँ से यहाँ आओगे अच्छा स्पीड में, यहाँ तक आओगे, फिर ये खींचेगा केंद्र तो फिर आओगे इधर। तो ऐसे 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 लटकता पिंड की भांति ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे डांस करते रहोगे, कहीं पर स्थिर नहीं हो पाओगे, परेशान हो जाओगे भाई, है ना। नेक्स्ट कहता है 20वां नंबर की भारत के मानचित्र में दिखाना है, और भारत के मानचित्र में इसे भी दिखाना है। तो आइए फिर हम दिखा देते हैं भारत के मानचित्र में। इसके लिए हमें पड़ेगा इंडिया के मैप का। मैं इंडिया का मैप ले आता हूँ बढ़िया, इंडियाज मैप, है ना। हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, बहुत ही प्यारा देश है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये रहा हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ठीक। चलो भाई स्क्रीनशॉट लेना, हम तुम्हारे सामने जमाते हैं एक एक चीज। सबसे पहले कहता है कंचनजंगा। अरे हाँ भाई, कंचनजंगा कहाँ है? ये सिक्किम में है, यहाँ पर जमा दोगे 1 नंबर कंचनजंगा। नेक्स्ट कहता है कोंकण तट। तो कोंकण यहाँ से लेकर के और आपके महाराष्ट्र तक है कोंकण तट, ये हुआ कोंकण तट। नेक्स्ट कहता है महेंद्रगिरी की चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की चोटी है, ये स्थित है आपका यहाँ पर। तो ये हो गया तीसरा नंबर। नेक्स्ट कहता है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी। ये भैया मेघालय में छोटा सा देख रहा छुटकू सा, यहीं पर है। ये रहा गारो, ऐसे थोड़ी बड़ा कर बना देता हूँ, ठीक है। ये रहा गारो, ये रहा खासी और ये रहा जयंतिया। पहला गारो है, दूसरा खासी, तीसरा जयंतिया है। यहाँ पे कर दोगे आप चौथा नंबर। ले भाई कंप्लीट हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नीचे वाला दिखाते हैं कौन सा कहाँ पर है, इसे जो आते हैं। डिलीट करूँ? ओके, ये क्या हो गया भाई, मैंने कर दिया इसे डिलीट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, चिल्लका झील उड़ीसा में है, उड़ीसा ये रहा, और ये यहाँ पर है चिल्लका झील, ठीक। तेरा पहला नंबर। नेक्स्ट कहता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। तो देखो इधर उत्तरी सरकार, इधर है आंध्र का तट, और इसे कहते हैं कोरोमंडल तट, ठीक। ये है कोरोमंडल तट, तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर। अच्छा इधर जो है, इधर मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है मालवा का पठार, मालवा का पठार पूरा का पूरा क्षेत्रफल ये है मालवा का पठार। वैसे अगर मैं इसे डिनोट करूं तो इतना बड़ा नहीं कहलाएगा, देखना हम बता देता हूँ भाई एग्जैक्ट लोकेशन। ये हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हो, इसका ये भाग, इसे कहते हैं मालवा का पठार, तो हो जाएगा तीसरा नंबर। नेक्स्ट कहता है शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो देखो पहले क्या है, पहले है आपका 3 पर्वत श्रेणियाँ, फिर ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक है। अच्छा 3 पर्वत श्रेणी का नाम, पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, ठीक है। ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो शिवालिक आपका ये रहा, देखो ये है ना, यहाँ तक जाता है भाई, देख लो। तो ये हो गया आपका चौथा नंबर। लो भाई जमा लो फटाफट, ठीक है। इस प्रकार से जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।